Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel and this is the recap of Outer Banks. So spoiler alert. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आउटर बैंक्स कहानी है नॉर्थ कैरोलिना के एक आइलैंड की जिसका नाम आउटर बैंक्स या ओबीएक्स है, जहाँ लोग दो गुटों में बटे हैं। वहाँ के अमीरों को कुक्स कहते हैं और इनका अलग एरिया है, तो वहीं ओबीएक्स के गरीब, इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड लोगों को पोक्स कहते हैं। बात कर लेते हैं सीरीज के मेन कैरेक्टर्स जॉन बी, जे, पोप और किएरा की। और ये चारों पक्के वाले दोस्त हैं, जहां जॉन बी, जे और पोप पोक्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि की या किएरा की फैमिली कुक्स की कैटेगरी से है, पर फिर भी की इन सब के साथ रहती है। जॉन बी के डैड फिशिंग के दौरान समुद्र में गायब हो गए और अथॉरिटीज ने जॉन बी के डैड को मृत घोषित कर दिया है। पर जब तक जॉन बी अपने डैड की डेड बॉडी नहीं देख लेता तब तक वो डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करने वाला। जॉन भी अभी 18 साल का नहीं हुआ है और वो अकेले रहता है, जिसकी वजह से डीसीएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज उसे फॉस्टर केयर में भेजने वाले हैं। पर तभी उस आइलैंड पे एगाथा नाम का तूफान आता है और पूरे आइलैंड पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो जाता है। अगले दिन तूफान के बाद जॉन भी अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जाता है और उसे समुद्र में एक बोट डूबी हुई दिखती है। और जब वो उस बोट की तलाशी करता है तो उसे वहाँ एक मोटेल की चाबी मिलती है और समुद्र में एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई पड़ती है। पर जॉन भी और उसके दोस्तों ने वो डेड बॉडी नहीं देखा था, जिसके बाद सभी उस मोटेल पे पहुंचते हैं ताकि बोट के ओनर से बोट ढूंढने के बदले कुछ पैसे ले सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूटर नाम का बंदा मिसिंग है और उसी की डेड बॉडी समुद्र में तैर रही थी। स्कूटर की वाइफ लाना वॉर्ड कैमरन से मिलने पहुंचती है, जिसके लिए स्कूटर काम करता था, पर वॉर्ड को स्कूटर के बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे वॉर्ड कैमरन एक कुक है और ओबीएक्स का सबसे अमीर आदमी भी। उसकी दूसरी वाइफ का नाम रोज है, उसकी दो बेटी है सैरा और विजी, और एक बेटा है रेफ। और जॉन भी वॉर्ड के बोट पे काम करता है। जॉन भी और जे उस मोटेल के रूम में जाते हैं और उन्हें उस रूम पे कोई नहीं मिलता और उन्हें वहाँ एक कागज पे तिजोरी का कोड मिलता है और तिजोरी में बहुत सारे पैसे और एक गन मिलती है। और जे वो गन और कुछ पैसे उठा लेता है कि तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है और डेप्यूटी शुप और एक ऑफिसर उस रूम से एविडेंस के रूप में एक एनवलप अपने पास रख लेते हैं और कुछ पैसे भी चुरा लेते हैं। डेप्यूटी शुप को उस एनवलप से द रॉयल मर्चेंट के फोटोग्राफ्स मिले थे, जिसके बाद शुप एक म्यूजियम में पहुंचता है और वो द रॉयल मर्चेंट शिप के रेप्लिका को देखता है। द रॉयल मर्चेंट 1829 में 400 मिलियन ब्रिटिश गोल्ड के साथ डूब गया था और तभी से लोग उस बोट की तलाश में लगे हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्कूटर की डेड बॉडी को रिकवर करती है और वो बोट भी उसी की थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव बोट थी। और क्योंकि स्कूटर बहुत ही गरीब था तो जे को लगता है कि स्कूटर स्मगलिंग करता था, तभी उसके पास इतने पैसे आए और बोट पे शायद अभी भी स्मगलिंग का सामान हो सकता है। और जे बोट के कार्गो डेक को चेक करना चाहता है और सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए पोक्स एक बियर पार्टी थ्रो करते हैं, जहां कुक्स भी आते हैं। सैरा अपने बॉयफ्रेंड टॉपर के साथ वहां पहुंचती है और टॉपर और जॉन बी के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और टॉपर जॉन बी को डुबा रहा था और उसे रोकने के लिए जे टॉपर पे बंदूक तानता है और हवा में गोली चलाता है। अगले दिन शेरिफ पीटर किन जॉन बी से मिलने पहुंचती है और बीच पे हुए इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करती है और उससे ये भी जानना चाहती है कि क्या उसने समुद्र में किसी बोट को देखा था। पर जॉन बी शेरिफ से झूठ कहता है और शेरिफ उसे समुद्र में जाने से मना करती है। जे जॉन बी को उस बोट पे जाने के लिए राजी कर लेता है और वो चाहता है कि जॉन बी वॉर्ड के बोट से स्कूबा गियर चुराए और स्कूबा गियर की मदद से वो बोट के कार्गो डेक को चेक कर पाएंगे। पुलिस की तरफ से बोट को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी अनाउंस किया जाता है और दो लोग जो कि आउटर बैंक से नहीं है और शायद स्मगलर्स है, वो भी इस सर्च पार्टी में आते हैं। जॉन भी स्कूबा गियर के साथ बोट के कार्गो डेक में जाता है, जहां उसे एक बैग मिलता है और वो उस बैग को लेकर ऊपर आ जाता है कि तभी सर्च पार्टी से वो दो स्मगलर्स जॉन भी और उसके दोस्तों पे गोलियां चलाने लगते हैं। पर किसी तरह वो बच जाते हैं और जब वो उस बैग को खोलते हैं तो उस बैग से सिर्फ एक कंपास मिलता है, जो कि जॉन बी के डैड का कंपास है। और कंपास मिलने के बाद जॉन बी को लगता है कि उसके डैड जिंदा है। जॉन बी फिर वॉर्ड के बोट पे स्कूबा गियर रखने जाता है, पर सैरा उसे देख लेती है और वो जॉन बी से कहती है कि वो अपने डैड को नहीं बताएगी कि जॉन बी ने स्कूबा गियर चोरी किया था। जॉन बी फिर जे के साथ लाना के घर पहुंचता है, जहां वो स्मगलर्स लाना को इंटरोगेट कर कंपास के बारे में पूछते हैं और उनके जाने के बाद जॉन भी लाना से जानना चाहता है कि क्या वो स्मगलर्स उसके डैड के कंपास को ढूंढ रहे थे। लाना उसे वहां से जाने के लिए कहती है और कंपास जॉन बी के पास है, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना जॉन बी और उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जॉन बी फिर अपने घर आ जाता है और उसके कंपास के पीछे उसे रेडफील्ड लिखा हुआ मिलता है। पर तभी वो स्मगलर्स जॉन बी के घर पहुंचते हैं और उसके डैड के ऑफिस से सामान उठाकर ले जाते हैं।
जॉन भी की के साथ रेडफील्ड लाइट हाउस टावर जाता है ताकि उसे वहाँ कुछ क्लूज मिल सके, पर उसे वहाँ कुछ हासिल नहीं होता और वो एक्सीडेंटली टावर पे काम कर रहे रेंजर पे हाथ उठाता है, जिसके बाद शूप उसे अरेस्ट कर लेता है। शेरिफ जॉन बी से कहती है कि उसे पता है कि कंपास उसके पास है और शेरिफ चाहती है कि जॉन बी कंपास उसके हवाले कर दे, वरना उसे असॉल्ट केस में जेल भेजा जाएगा। जॉन बी कहता है कि कंपास उसके पास नहीं है, जिसके बाद की के डैड जॉन बी की बेल करवाते हैं और वो स्मगलर्स जॉन बी के पीछे पड़ जाते हैं और उससे कंपास लेने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ वहां पहुंचती है और जॉन बी कंपास शेरिफ के हवाले कर देता है। जॉन बी को फिर पता चलता है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम ओलिविया रेडफील्ड था, रेडफील्ड, और वो ओलिविया रेडफील्ड के ग्रेव पे पहुंचता है और की जब अंदर जाती है तो उसे वहां एक पार्सल मिलता है और वो पार्सल जॉन बी के डैड ने भेजा था। जॉन बी को उस पार्सल से एक मैप और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उस मैप पे एक लोकेशन मार्क किया हुआ था। टेप रिकॉर्डर पे जॉन बी के डैड ने कहा था कि उन्होंने द रॉयल मर्चेंट को डिस्कवर कर लिया है और उसी के लोकेशन को मैप पे मार्क किया गया था और ये भी कहा था कि अगर जॉन बी के डैड को कुछ हो जाता है तो जॉन बी गोल्ड की तलाश में जाए। मैप पे मार्क लोकेशन के कोऑर्डिनेट से पता चलता है कि शिप समुद्र में 900 फीट डीप है और जॉन बी और उसके फ्रेंड्स एक ड्रोन चुराते हैं जो 1000 फीट डीप जा सकता है और उसमें 360 डिग्री कैमरा भी है। वही हमें फिर वार्ड के बेटे रेफ के बारे में दिखाया जाता है और वार्ड रेफ के निकम्मेपन से बहुत परेशान है और रेफ बैरी नाम के बंदे से ड्रग्स लेकर अपने कुक्स के दोस्तों में बेचता है। आगे हम देखते हैं कि सैरा और टॉपर में झगड़ा होता है और सैरा टॉपर से ब्रेकअप कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि उन दो स्मगलर्स की डेड बॉडी मिलती है और शरफ दोनों की डेड बॉडी देख सोच में पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि पोप जेजे के साथ फूड और बियर डिलीवर करने कुक्स के एरिया में जाता है, जहां टॉपर और रेफ पोप को मारते हैं क्योंकि वो उनके एरिया में आया था और जेजे ने टॉपर पे बंदूक तानी थी, जिसके बाद पोप टॉपर की लग्जरी बोट को डुबा देता है। आखिरकार जॉन बी, जेजे, पोप और की उस ड्रोन के साथ समुद्र में जाते हैं और कोऑर्डिनेट्स के लोकेशन पे पहुंचकर द रॉयल मर्चेंट को डिस्कवर कर लेते हैं, पर उस शिप पे गोल्ड नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जॉन बी को ले जाने के लिए डीसीएस अथॉरिटीज पहुंचते हैं, पर जॉन बी भाग निकलता है और अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और सैरा जॉन बी को अपने घर ले आती है और उसकी मरम पट्टी करती है। जॉन बी को सैरा के घर पे डेनमार्क टैनी का फोटो दिखता है। सैरा बताती है कि डेनमार्क टैनी आउटर बैंक्स पे टैनी हिल नाम के जगह का फाउंडर था और वो एक स्लेव था और अचानक ही वो बहुत सारे गोल्ड के साथ आता है और टैनी हिल को खरीद लेता है। द मर्चेंट नेवी जब डूबा था उस वक्त शिप पे मौजूद क्रू मेंबर्स की लिस्ट जॉन बी के पास है, जिसमें डेनमार्क टैनी का भी नाम है और जॉन भी सैरा से डेनमार्क टैनी के बारे में जानना चाहता है, जिसपे सैरा कहती है कि जब वो वहां आए थे तो डेनमार्क टैनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चैपल हिल लाइब्रेरी को दे दिया था। सैरा चैपल हिल लाइब्रेरी की मेंबर है और उसके पास चैपल हिल का पास भी है और जॉन भी सैरा के साथ चैपल हिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुभ शेरिफ को बताता है कि स्कूटर के मोटेल से उसे द मर्चेंट नेवी का फोटो मिला था और उन दो स्मगलर्स के पास से द मर्चेंट नेवी के ब्लूप्रिंट्स भी मिले हैं और इन दोनों का मर्डर हुआ था और मर्डर फिश पकड़ने वाले हुक से किया गया था और स्कूटर और इन दो स्मगलर्स के मर्डर रिलेटेड है। और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास वो कंपास है जो जॉन बी ने शेरिफ को दिया था, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और उसके पास ही वो फिश पकड़ने वाला हुक है और उस आदमी के शेरिफ पे कुछ एहसान थे और फेवर के रूप में शेरिफ ने ही उस आदमी को वो कंपास दिया था। वहीं दूसरी तरफ टॉपर की लग्जरी बोट डूबने के बाद वो अब पोप से बदला लेना चाहता है और टॉपर अपने दोस्त रेफ और केल्स के साथ पोप और जेजे की पिटाई करता है, पर फिर की उन्हें बचा लेती है। आगे जॉन भी सैरा को बताता है कि वो द मर्चेंट नेवी के गोल्ड को ढूंढ रहा है और डेनमार्क टैनी उस शिप का अकेला सर्वाइवर था और उसने टैनी हिल खरीदने के लिए मर्चेंट नेवी के गोल्ड का इस्तेमाल किया। लाइब्रेरी में जब ये दोनों डेनमार्क टैनी के पेपर्स को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टैनी ने उस गोल्ड से स्लेव्स को आज़ाद करवाए, जिससे गोरे भड़क गए और डेनमार्क टैनी को मार दिया। और जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन टैनी ने अपने बेटे रॉबर्ट को एक एंशिएंट लैंग्वेज में लेटर लिखा था। वहीं जॉन बी और सैरा के बीच बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शुभ टॉपर की मॉम को बताता है कि पोप ने उनके बोट को डुबाया था, जिसके बाद शुभ पोप को अरेस्ट करने पहुंचता है और जो कि अरेस्ट की वजह से पोप का स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जेजे ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और जेजे को अरेस्ट किया जाता है। शेरिफ जेजे से उन स्मगलर्स के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि वो मर चुके हैं और जेजे शेरिफ को सब कुछ बताता है और जेजे के डैड उसकी बेल करवाते हैं और जेजे को $30,000 देने पड़ेंगे बोट डैमेजेस के, जिसकी वजह से जेजे के डैड उसकी कुटाई करते हैं और जेजे अपने घर से भाग जाता है। जॉन भी अपने हिस्ट्री टीचर से वो लेटर ट्रांसलेट करवाता है और उसे पता चलता है कि गोल्ड टैनी हिल में ही है। आउटर बैंक्स में कुक्स मिड समर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां सारे कुक्स मौजूद हैं और जॉन भी मिड समर में सैरा से मिल उसे बताता है कि गोल्ड टैनी हिल में ही है
और उसे टैनी हिल का मैप लाने को कहता है। सैरा अपने डैड वार्ड के ऑफिस से टैनी हिल प्लांटेशन का मैप लेकर जाती है और वार्ड उसे देख लेता है, पर उस वक्त कुछ कहता नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वार्ड के पास जॉन बी के डैड का कंपास है और उसी ने उन स्मगलर्स को मारा है। सैरा मैप लेकर जॉन बी से टावर में मिलने पहुंचती है और टॉपर भी वहां पहुंचता है और टॉपर जॉन बी को धक्का दे देता है, जिसके बाद जॉन बी टावर से गिर जाता है। जॉन बी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, पर जल्द ही वो ठीक हो जाता है और वार्ड जॉन बी को डीसीएस से बचाने के लिए उसका लीगल गार्डियन बनना चाहता है और जॉन बी इसके लिए राजी हो जाता है और वार्ड के घर में रहने लगता है। जॉन बी अपने दोस्तों के साथ टैनी हिल के मैप पे बने लोकेशन पे जाता है और वो क्रेन हाउस में पहुंचता है और ऐसा कहा जाता है कि मिसेस क्रेन ने अपने पति को कुल्हाड़ी से मारकर उसी घर में दफन कर दिया था और उस घर के बेसमेंट में एक कुआं है जहां गोल्ड है और गोल्ड ढूंढने के लिए कुएं में उतरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रेफ ने बैरी को ड्रग्स के पैसे नहीं दिए हैं और बैरी रेफ की बाइक ले जाता है और रेफ बैरी को पैसे देने के लिए वार्ड के ऑफिस से पैसे चुराता है और वार्ड उसे देख लेता है, जिसके बाद वार्ड बैरी के पैसे लौटा देता है और रेफ को अपने घर से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ और शूप स्कूटर के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक आइलैंड पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें जॉन बी के डैड का चश्मा मिलता है। जॉन बी सैरा और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फिर से क्रेन हाउस जाता है, जहां जॉन बी कुएं में उतरता है और उसे सारा गोल्ड मिल जाता है। पर तभी मिसेस क्रेन बेसमेंट में आकर गोलियां चलाने लगती है और जॉन बी कुछ गोल्ड बार्स उठाकर वहां से भाग निकलता है। जॉन बी और सैरा गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वार्ड उन दोनों की बातें सुन लेता है और जिस दिन जॉन बी सारा गोल्ड निकालने वाला होता है उसी दिन वार्ड जॉन बी को अपने साथ फिशिंग पे चलने के लिए कहता है। जेजे और की गोल्ड बार को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं पर मेल्ट नहीं कर पाते, जिसके बाद वो एक लोकल पॉन शॉप पे उसे बेचने पहुंचते हैं और पैसे उठाने के लिए शॉप ओनर जेजे को उनके वेयर हाउस भेजती है और बैरी भी उस पॉन शॉप का ओनर है और रास्ते में बैरी बंदूक दिखाकर उनसे गोल्ड चुराने की कोशिश करता है, पर सबको बैरी के बारे में पता चल जाता है और बैरी की कुटाई कर जेजे बैरी के घर से $25,000 चुरा लेता है। जेजे उन पैसों को अपने डैड को देता है ताकि टॉपर के बोट के डैमेजेस के लिए उसे जो जुर्माना देना था उसके डैड पुलिस को वो दे सके, पर उसके डैड उन पैसों को पुलिस को देना नहीं चाहते और जेजे और उसके डैड के बीच फाइट होती है और जेजे उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के लिए हॉट टब खरीद लेता है। जॉन भी वार्ड के साथ फिशिंग के लिए जाता है और वार्ड जॉन भी से कहता है कि उसे पता है कि उसने द रॉयल मर्चेंट के गोल्ड को ढूंढ निकाला है और आगे के प्रोसीजर में वो उसकी मदद करेगा, पर जॉन भी डिनाई करता है और कहता है कि उसने गोल्ड नहीं ढूंढा है और बातों ही बातों में वार्ड के मुंह से रेडफील्ड का नाम निकल आता है और जॉन बी को पता चल जाता है कि उसके डैड का कंपास वार्ड के पास है और उसके डैड के गायब होने में वार्ड का हाथ है। वार्ड फिर जॉन बी को मारने की कोशिश करता है, पर जॉन बी वहां से भाग निकलता है और वार्ड अपने आप को घायल कर पुलिस के पास जाकर कहता है कि जॉन बी ने उस पर अटैक किया। जॉन बी भागकर लाना के घर पहुंच सच्चाई जानना चाहता है। लाना बताती है कि वार्ड स्कूटर से मिलने आया था और उसने बताया कि जॉन बी के डैड बिग जॉन ने द मर्चेंट नेवी को ढूंढ लिया है और वार्ड गोल्ड में 50-50 का हिस्सा चाहता था, पर क्योंकि ये बिग जॉन के 20 साल की मेहनत थी तो वो वार्ड को 20% देगा, पर वार्ड इसके लिए राजी नहीं होता और दोनों में धक्का मुक्की होती है, जिसके बाद बिग जॉन के सर पे चोट लग जाती है और वार्ड बिग जॉन को मरा हुआ समझ बिग जॉन सहित उसके बोट को डुबा देता है। वार्ड अब गोल्ड को ढूंढने के लिए स्कूटर को हायर करता है और एक रोज स्कूटर एक आइलैंड पे पहुंचता है जहां उसे बिग जॉन का कंपास मिलता है और फिर पता चलता है कि जब बोट को डुबाया गया था उस वक्त बिग जॉन जिंदा था और उसी आइलैंड पे पहुंचा था और फिर उसी आइलैंड पे बिग जॉन की मौत हो गई। जॉन भी सैरा से मिल बताता है कि वार्ड ने उसके डैड का मर्डर किया और उसे भी मारने की कोशिश की, पर सैरा उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि वार्ड के पास क्रेन हाउस को बेचने का ऑफर आया था क्योंकि क्रेन हाउस में चोरी की खबर आई थी और क्रेन हाउस टैनी हिल में है और वार्ड को पता लग जाता है कि गोल्ड क्रेन हाउस में ही है। जॉन भी अगले दिन क्रेन हाउस पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि वार्ड ने क्रेन हाउस की प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और सारा गोल्ड निकाल लिया है। वहीं वीजी रेफ से कहती है कि वार्ड सैरा के साथ बहामस जा रहा है। पोप को फिर याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि वो वार्ड के प्राइवेट एयर स्ट्रिप से पाम ट्रीज काटने जा रहे हैं क्योंकि वार्ड का प्लेन बहुत बड़ा और भारी है और प्लेन को उड़ाने के लिए लंबे एयर स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी। मतलब वार्ड गोल्ड को प्लेन से ट्रांसपोर्ट कर बहामस ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाना शेरिफ को बताती है कि वार्ड ने बिग जॉन का मर्डर किया है। पोप सबको लेकर वार्ड के एयर स्ट्रिप पे पहुंचता है जहां वार्ड सैरा के साथ बहामस निकलने वाला था और सैरा को पता चलता है कि वार्ड प्लेन के जरिए गोल्ड ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वो वार्ड के साथ जाने से इनकार करती है, पर वार्ड जबरदस्ती सैरा को ले जा रहा होता है। पर तभी जॉन भी प्लेन के सामने अपना वैन रोक देता है और वार्ड को जाने से रोकता है।
इतने में शेरिफ वहां पहुंचकर वार्ड को बिग जॉन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करती है और सैरा को पता चल जाता है कि वार्ड ने ही बिग जॉन को मारा था। पर तभी रेफ वहां पहुंच वार्ड को बचाने के लिए शेरिफ पे गोली चला देता है। जॉन भी वहां से भाग जाता है और वार्ड शुभ को कॉल कर बुलाता है और कहता है कि जॉन भी ने शेरिफ पे गोली चलाया और शेरिफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, पर शेरिफ की मौत हो जाती है और पुलिस जॉन बी को ढूंढ रही है और उस पर $25,000 का इनाम रखा है और पूरा टाउन जॉन बी को ढूंढने में लग जाता है। जॉन भी बेल टावर में जा छिपता है और सैरा भी वहां पहुंचती है और सैरा के पीछे पीछे टॉपर भी वहां पहुंच जाता है। टॉपर जॉन बी को अरेस्ट करवाना चाहता है, पर सैरा टॉपर को बताती है कि शेरिफ को जॉन बी ने नहीं बल्कि रेफ ने मारा है, जिसके बाद टॉपर ये प्रूव करने के लिए वो सैरा से अभी भी प्यार करता है, वो जॉन बी बनकर खुद को अरेस्ट करवा लेता है। जॉन बी और सैरा एक घर में जा छिपते हैं और स्पेशल एजेंट ब्रेचर को ये केस असाइन किया गया है। सैरा एजेंट ब्रेचर से मिल सब सच सच बताती है, पर तभी वार्ड वहां पहुंच जाता है और ब्रेचर से कहता है कि सैरा बाइपोलर है और जॉन बी से प्यार करती है और उसे बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है और इतने में सैरा वहां से भाग जाती है। पुलिस को जॉन बी और सैरा के लोकेशन का पता चल जाता है और जॉन बी और सैरा उस घर से भाग निकलते हैं और जेजे के बोट में आउटर बैंक से भागने वाले हैं। पर उससे पहले जॉन बी अपने घर वो गोल्ड बार लेने जाता है और शुभ भी जॉन बी के घर पहुंचा हुआ था और गोल्ड बार उसके हाथ लग जाता है, पर फिर जॉन बी शुभ को चकमा देकर गोल्ड बार चुराकर भाग निकलता है। जॉन बी और सैरा जेजे के बोट पे आउटर बैंक से निकल रहे होते हैं कि तभी पुलिस के बोट्स उसका पीछा करते हैं और जॉन बी अपनी बोट तूफान की तरफ मोड़ लेता है। जॉन बी को रोकने के लिए ब्रेचर वार्ड को जॉन बी और सैरा से बात करने को कहता है, पर जॉन बी वापस आने से इनकार करता है और रेडियो पे वार्ड को बिग जॉन का मर्डरर कहता है और ये भी कहता है कि वार्ड ने ही शेरिफ के मर्डर में उसे फंसाया है। और एजेंट ब्रेचर और शूप जॉन बी की बातें सुन लेते हैं और वार्ड को कस्टडी में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि तूफान में जॉन बी की बोट पलट जाती है और सबको लगता है कि जॉन बी और सैरा मर चुके हैं, पर फिर दिखाया जाता है कि जॉन बी और सैरा जिंदा है और दूसरे बोट के क्रू मेंबर्स उसे बचाते हैं और ये बोट नैसो बहामास जा रही है जहां वार्ड ने गोल्ड ट्रांसपोर्ट किया था और यहीं पहला सीजन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।